नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टू फाइनेंशियल फ्रीडम में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। इस चैनल पे मेरा वीडियो डालने का मेन पर्पस फाइनेंशियल लिटरेसी में लोगों को थोड़ा ट्रेनिंग देना है। तो ये उस सीरीज़ का पहला वीडियो है। इसमें मैं बात करने जा रहा हूँ स्टॉक मार्केट में या इक्विटी में इन्वेस्ट क्यों किया जाए, पैसा निवेश क्यों किया जाए, क्या फ़ायदे हैं उसके, और दूसरे जो इस इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि आपका एफडी हो गया, पीएफ हो गया, एनपीएस हो गया, उन सब में और इनमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इसमें क्या एडवांटेज है जो लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में हमको दूसरे इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा बेनिफिट देता है, उनसे आगे हमको प्लेस करता है। अगर आप बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनर्स है, आपने आज तक कभी इन्वेस्ट नहीं किया है, जस्ट आप सोच रहे हैं, तो यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस वीडियो। और अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं बट यू आर नॉट श्योर कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, तो भी आप इसको देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा होता है वो बीट द इन्फ्लेशन, मतलब कि आप इन्फ्लेशन से आगे निकलें। इन्फ्लेशन आप जानते हैं क्या है? इन्फ्लेशन को हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति दर। आम भाषा में इसको महंगाई से भी रिलेट किया जा सकता है। सपोज एक साल में इन्फ्लेशन रेट था 10%, यानी कि उस साल अगर आप किसी चीज़ को फॉर एग्जांपल ले लिए 1 किलो आम, 1 किलो मैंगो आप खरीद पा रहे थे 100 रुपये के, तो नेक्स्ट ईयर 1 किलो मैंगो हो जाएंगे 110 रुपये के। 10% सेम चीज़ की रेट बढ़ गई। दूसरे शब्दों में बोलें तो पैसे की कीमत 10% से कम हो गई। 100 रुपये में आप 1 किलो आम खरीद पा रहे थे पहले, अभी आप 110 में 1 किलो आम खरीद पाएंगे। तो समझ रहे, इन्फ्लेशन पैसे की वैल्यू को कम करता है। नॉर्मल लोगों में आम धारणा क्या होती है, हमारे पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ है तो हम बोलेंगे बैंक में रख दो, अभी हाल फिलहाल में ज़रूरत नहीं है तो एफडी करा दो, लंबे समय तक के लिए यूज़ करेंगे। लोग क्या सोचते हैं कि हमारा पैसा सेफ भी है, बैंक में रखा हुआ है, एफडी में रखा हुआ है, तो मतलब हमको रिटर्न भी मिल रहा है, इंटरेस्ट भी मिल रहा है उस पैसे पे। लेकिन आप खुद से पूछे कि क्या सच में आपका पैसा सेफ है? क्या आज आपने 1000 रुपये रखे बैंक में तो आपको 5 साल बाद 1000 रुपये मिलेंगे? जी नहीं, उसमें इन्फ्लेशन का रोल आ जाता है। सपोज उन 5 सालों में एवरेज इन्फ्लेशन की दर रही थी 10%, तो आपके 1000 रुपये का पहले साल के बाद वैल्यू हो जाएगी 900 रुपये, दूसरे साल के बाद आपके 1000 रुपये की वैल्यू हो जाएगी 890 रुपीज़। सपोज इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, इन दैट सिनेरियो आई एम टॉकिंग। तीसरे केस में 890 माइनस 90 मीन्स हर साल आप 10% से कम करते जाइए अपना पैसे की वैल्यू। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 1000 का नोट आपने सपोज डिपॉजिट किया था तो कैशियर आपको 5 साल के बाद 1000 का नोट नहीं देगा। सपोज वो इंटरेस्ट मिला के 1200 रुपया हो गया तो आपको 1000 का नोट और एक 200 का नोट दे देगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इन्फ्लेशन की। आप पहले 1000 रुपये में 10 किलो आम खरीद पा रहे थे, तो अभी 1200 रुपये में आप 12 किलो आम नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि अब 5 साल में आम की वैल्यू 100 रुपये से 130 रुपीज़ 132 रुपीज़ हो गई होगी। तो दैट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आपके वैल्यू की रुपये को घटाता है। अगर हम इंडिया में इन्फ्लेशन की बात करें तो आप ये ग्राफ देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। इंडिया में इन्फ्लेशन फ्रॉम 2000 टू 2010 यू सी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, उसके बाद कम हुआ है। बट ऑन एन एवरेज भी अगर आप देखें तो आपका इन्फ्लेशन का रेट अराउंड 6% तो रहता ही है। 6% का क्या मतलब है कि आपने सपोज अपने बैंक अकाउंट में 100 रुपये इस साल जमा करवाए, तो अगले साल आपको उस पैसे की वैल्यू 94 रुपीज़ रह जाएगी। तो उसका क्या मतलब है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए उसमें कम से कम आपको 6% रिटर्न तो मिलना चाहिए, तब जाके आपके पैसे की वैल्यू 100 रुपये के 100 रुपये रहेगी। कोई बढ़ावा नहीं हुआ तो कम से कम कोई कमी तो नहीं हुई ना। लेकिन अभी एक्चुअल में क्या हो रहा है, हमको बैंक में सेविंग इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 2.5%, 3%, 3.5%, तो उसमें हमको रिटर्न मिल रहा है 3%, हमारा वैल्यू में कमी हो रही है 6%। तो आप देख रहे हैं हम नेट 3% लॉस में जा रहे हैं, मतलब हमारे 100 रुपये की वैल्यू 97 रुपीज़ रह जाएगी। तो उसका कोई फ़ायदा हुआ इन्वेस्टमेंट का? नहीं। क्या आपका पैसा बढ़ा? नहीं। अगर आपको 6% से ज़्यादा सपोज 7% रिटर्न मिल रहा है तो एटलीस्ट आपका 100 रुपीज़ की वैल्यू 101 होगी, क्योंकि 6% इन्फ्लेशन था, आपको 7% रिटर्न मिला, 7 माइनस 6 1% आपको रिटर्न मिला, तो आपके 100 रुपये की वैल्यू हो गई 101 रुपये। तो एटलीस्ट कुछ तो पॉजिटिव में आया।
तो उसके लिए हम बात करते हैं इक्विटी में। अगर आप सही नियमों से इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप सोच समझ कर, ना तो आप ग्रीड में फंसेंगे, ना तो आप लालच फियर में फंसेंगे, ना तो आप लालची होंगे, ना आप डर से इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपको एटलीस्ट 10 to 15% रिटर्न मिलना श्योर है ओवर लॉन्ग टर्म। और आपका इन्फ्लेशन रेट जैसा मैंने अभी बताया ऑन एन एवरेज 6% रहेगा। तो क्या आपको फ़ायदा हुआ? बिल्कुल फ़ायदा हुआ। और लॉन्ग टर्म में कैपिटल बिल्ड ऐसे ही होता है। तो इसके लिए बोलते हैं फॉर इक्विटी बीटिंग द इन्फ्लेशन इज द मेन टारगेट। नेक्स्ट बेनिफिट पे आते हैं हम, टैक्स बेनिफिट। अभी आप देखिए, मैंने स्क्रीन पे आपको दिखा रखा है कितने सारे तरह के इन्वेस्टमेंट है। स्टॉक्स मतलब इक्विटी में इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड्स मतलब कोई कंपनी अपना बॉन्ड्स निकाले, डेट बॉन्ड्स होते हैं ये, कि हम आपको ये बॉन्ड पेपर दे रहे हैं, आप हमको इतना पैसा दे दीजिए, हम इतने साल के बाद आपको इतना % एनुअल रिटर्न देंगे या फिर जो भी देंगे। नेक्स्ट गोल्ड, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। तो इसमें देखिए आप, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रेट एंड देन डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म नॉर्मली इक्विटी में हम मानते हैं 1 साल से ज़्यादा लॉन्ग टर्म होता है, बट म्यूचुअल फंड्स में कभी कभी जो ELSS, इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल इक्विटी लिंक्ड शेयर सेविंग स्कीम, उसमें हम 3 साल का लॉन्ग टर्म पीरियड लेते हैं। तो आप गेन्स के टैक्स रेट देखिए, ज़्यादातर में आपको स्लैब रेट दिख रहा है। स्लैब रेट मतलब आप जिस इनकम स्लैब में है, सपोज आपकी इनकम आती है कि आपको 30% इनकम टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन वही आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ओनली शॉर्ट टर्म पे 15% देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में ये पूरा एग्जाम्पशन नहीं है। लॉन्ग टर्म मतलब सपोज आपको लॉन्ग टर्म में 5 लाख रुपए का फायदा हुआ, प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं, पूरा टोटल रिटर्न की नहीं, खाली प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। तो उस साल आपको 1 लाख पर पूरा एग्जाम्पशन मिलेगा, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 4 लाख पर 10% से आपको टैक्स पे करना होगा, ना कि आपका जो इनकम ग्रेड स्लैब है 30%। सपोज आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो मतलब आपको शॉर्ट टर्म में स्लैब रेट आपका 30% स्लैब में आ रहा है, तो आपको 30% आपका प्रॉफिट का रिटर्न देना पड़ेगा, प्रॉफिट का इनकम टैक्स देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में 20% देना पड़ेगा। लेकिन इक्विटी में ऐसा नहीं है। इक्विटी में 1 लाख लॉन्ग टर्म में एग्जैम्प्ट है, उसके बाद आपको 10% देना पड़ेगा। तो डिफरेंस तो आप समझ गए ना। अगर सपोज लॉन्ग टर्म में देखें अपन स्टॉक एंड गोल्ड दोनों में, तो 1 लाख का सपोज आपको फ़ायदा हुआ, मैं स्टॉक में बात कर रहा हूँ 1 लाख एग्जाम्पशन होने के बाद, तो आपको स्टॉक्स में देना पड़ेगा 1 लाख का 10% मीन्स 10,000, जबकि गोल्ड में आपको देना पड़ेगा 1 लाख का 20% 20,000। 10,000 का डिफरेंस सीधा सीधा इधर होगा। तो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। टैक्स बेनिफिट है इक्विटी में अगर उसको सही से यूज़ किया जाए। सपोज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड शॉर्ट टर्म में आप प्रॉफिट को ले रहे हैं, डाइवेस्ट कर दे रहे हैं तुरंत का तुरंत, अभी खरीदा कल बेच दिया, तो पहली बात उसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते, उसको स्पेक्यूलेशन, उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर डिफरेंट थिंग, वो मैं आगे वाले किसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी इतना समझ लीजिए, अगर आप सही से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। और जितने भी रिच मैन हैं, बिलीव मी, जितने भी पैसे वाले लोग हैं वो इसका फायदा उठाते हैं। दैट्स वाई दे आर रिच। सो कमिंग टू नेक्स्ट बेनिफिट, बी ए पार्ट ऑफ ग्रोथ स्टोरी। सपोज आपने किसी को कर्जा दे दिया, लोन पे पैसे दे दिए 1 लाख रुपए, उसने आपको वादा किया वो 8% का एनुअल आपको इंटरेस्ट रेट पे पैसा देगा। तो सपोज आपने 5 साल के लिए पैसा दिया, तो आप दोनों तरह से दे सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पे भी दे सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी दे सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट पे दिया तो मतलब पहले साल वो आपको 8,000 रुपये देगा, दूसरे साल 8,000 रुपये देगा, तीसरे साल 8,000 रुपये देगा, और 5वें साल तक 8,000 रुपये देगा। 5वें साल के एंड में आपको 1 लाख रुपये रिटर्न कर देगा। टोटल आपका रिटर्न कितना हुआ? 8,000 इंटू 5 40,000, और 1 लाख वो 1,40,000। कंपाउंड पे दिया तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन सोचिए आपको उस आदमी ने उस पैसे से क्या किया। सपोज उसने कोई बिजनेस शुरू किया, वो बिजनेस में उसका पैसा 100 गुना हो गया, 1000 गुना हो गया, लेकिन आपको उससे कोई मतलब नहीं है। उसने आपको 1 लाख रुपए लिया था 8% पे, वो आपको उतना पैसा रिटर्न करेगा। उसका पैसा बढ़ा, कम हुआ, वो डूब गया, कुछ भी हो गया, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। बट इक्विटी में ऐसा नहीं है। सपोज मैंने रिलायंस के शेयर आज खरीदे 1,000 रुपये पे, उसके बाद कल को रिलायंस का बिजनेस बड़ा होता गया, रिलायंस अभी जियो में इतना आप देखिए ग्रोथ कर रहा है, देन रिलायंस ऑयल, रिलायंस रिफाइनरीज, रिलायंस पावर, इतना सारा रिलायंस का स्कोप है, हर जगह वो ग्रो कर रहा है। कल को रिलायंस के एक शेयर की वैल्यू 1,000 रुपये से 10,000 रुपये हो गई। ऐसा नहीं है कि वो शेयर की वैल्यू हवा में 1,000 से 10,000 हो गई, वो रिलायंस का बिजनेस है उसके पीछे, और आप उस बिजनेस का एक हिस्सा है। इक्विटी आप ये पाई चार्ट देख सकते हैं।
इक्विटी का मतलब है कि आप सपोज कंपनी के 1000 शेयर मार्केट में है, आपने एक शेयर खरीदा हुआ है, तो आप उस कंपनी के 0.1% मालिक हैं। 0.1% नहीं, 0.01%, सॉरी। तो कंपनी को जितना फायदा हो रहा है उसमें से अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है तो आपको उतना डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड मतलब आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया उससे जो प्रॉफिट हुआ उसका कुछ हिस्सा आपको दे रहे हैं। उसके बाद आपका जो कैपिटल अप्रिसिएशन होगा, सपोज 1000 रुपए का 10,000 रुपए शेयर हो गया, उसका प्रॉफिट हुआ, वो तो अलग ही है। तो कुल मिला के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में और भी दूसरे गोल्ड इन्वेस्टमेंट में, उन सब में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उस पैसे का दूसरा सामने वाला क्या यूज कर रहा है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। वो कितना भी ग्रो करे आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा। बट इक्विटी में अगर आपके पैसे का सामने वाला अच्छा यूज करके बहुत ज़्यादा रिटर्न्स कमा रहा है तो आपको उसका एक हिस्सा मिलेगा। तो दैट इज कॉल्ड बीइंग अ पार्ट ऑफ ग्रोथ स्टोरी, और इट्स जस्ट लाइक ओनिंग अ शेयर ऑफ द बिजनेस यू आर इन्वेस्टिंग इन। तो इसी के लिए कहते हैं शेयर एक जस्ट पीस ऑफ पेपर या फिर जस्ट एक लिंक नहीं है जिसपे आपने क्लिक किया, पैसे इन्वेस्ट किया, हो गया। इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस यू आर इन्वेस्टिंग इन। आप एक बिजनेस ओन करने के लिए पैसे पे कर रहे हैं। तो दैट्स वाई जो इन्वेस्टमेंट के लिए बोला जाता है विजडम, कि सोच समझ कर इन्वेस्ट करें कि आप किस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। रियल लाइफ में अगर आप कोई बिजनेस खोलते तो ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे पास 1 लाख रुपए पड़े हैं, जस्ट मैंने ऐसे ही मजे के लिए कोई बिजनेस खोल दिया। नहीं, आप पहले समझेंगे, जानेंगे बिजनेस का फंडामेंटल्स क्या है, बिजनेस का ग्रोथ स्कोप क्या है, बिजनेस कौन मैनेज कर रहा है, मेरा जो मैनेजर है वो अच्छा आदमी है कि नहीं, उसका रिकॉर्ड, पास रिकॉर्ड क्या है। तो उसके लिए बोलते हैं कि व्हेन यू इन्वेस्ट इन सम बिजनेस, आप उसका पूरा रिसर्च करो। उसी के लिए 2 तरह के रिसर्च होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। वो सब अगले वीडियोस में बात करेंगे। बट कहने का बात ये है, इक्विटी में इन्वेस्ट करने में सबसे बड़ा फायदा है कि अगर आपने अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो आपके रिटर्न्स की कोई लिमिट नहीं है। आपको 100 गुना, 1000 गुना कुछ भी मिल सकता है। और दूसरा साइड में आपका 100 रुपये का 10 रुपये भी रह सकता है। हुआ है कई बार ऐसा। तो उसी के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है। कमिंग टू नेक्स्ट बेनिफिट, फाइनेंशियल फ्रीडम। आप किसी भी बहुत सक्सेसफुल आदमी के बारे में पढ़ लीजिए, सुन लीजिए उसके टेड टॉक्स और भी कई सारे स्पीचेस, उसमें वो एक चीज़ की बात करते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम, अल्टीमेट गोल ऑफ इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? सपोज यू आर 50, आप एक जॉब कर रहे हैं बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट जॉब। आप सुबह उठ के जॉब में जाना भी नहीं चाहते बट आप जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी EMI आ रही है, आपके बच्चों की फीस आ रही है, आप पे और कई तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के, मुंह माया छोड़ के जंगल में तपस्या करने चले जाएं। फाइनेंशियल फ्रीडम इज कि आपकी एक सोर्स ऑफ पैसिव इनकम होना चाहिए। कि मतलब अगर आप जॉब छोड़ भी दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग आप पे डिपेंडेंट है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी में। इक्विटी में 2 तरह के रिटर्न होते हैं। एक डिविडेंड का रिटर्न होता है, उसको पैसिव इनकम बोलते हैं, मतलब हर महीने आती रहती है। सपोज ITC ने इस साल डिविडेंड डिक्लेयर किया था अराउंड 5%। तो अगर आपका ITC में 10 लाख रुपए इन्वेस्टेड हैं तो आपको 50,000 रुपीज घर बैठे आ गए। एम आई राइट? तो उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। आपने कुछ करने की जरूरत नहीं है, पैसा अपने आप आते रहेगा। दूसरा कैपिटल गेन्स होता है। कैपिटल गेन्स मतलब आपने सपोज 2010 में इन्वेस्ट किया था 1 लाख रुपए। ऑन एन एवरेज अगर हम 10% रिटर्न भी माने तो आपका पैसा लगभग 8 साल में 2 गुना हो जाएगा। तो मतलब कि 2018 में आपके पास हो गया 2 लाख रुपए। ऐसे ये 2018 तक सीमित नहीं है, कंटिन्यूस बढ़ते 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 रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका एक कॉर्पस बन जाएगा पूरा करोड़ में। ऐसा भी नहीं है आपने खाली वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया, आप कंटिन्यूसली हर महीने कुछ कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उसका अल्टीमेट टारगेट क्या होगा आपके पास? एट द टाइम व्हेन यू वांट फाइनेंशियल फ्रीडम, व्हेन यू वांट टू गेट फ्री फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके पास ऑप्शन होगा, आप जा सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या होता है कई लोग के पास जो ऐसा नहीं करते? तो अमेरिका में एक कहावत है, आई ओ देयरफॉर टू वर्क आई गो। मतलब कि उनका EMI से आ रहा है, उनका कई तरह का लोन्स है, कई तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके लिए वो जॉब छोड़ ही नहीं सकते, कंटिन्यूसली जॉब कर रहे भले उनको पसंद है कि नहीं। तो ये आपके आज के डिसीजन पे, आज के एक्शन पे डिपेंड करता है कि फ्यूचर में आपका लाइफ कैसा होने वाला है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नीचे दबे रहेंगे या फाइनेंशियली फ्री होंगे। एंड बिलीव मी, जब आप फाइनेंशियली फ्री होंगे तो आपको ये चीज़ समझ आएगी
कि कितना ज़रूरी था जो मैंने 20 साल 50 साल पहले शुरू किया था। तो उसके लिए म्यूचुअल फंड्स में SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। और भी आप अगर इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेक इट अ रूल कि आप हर महीने कुछ 10% 20% ऑफ योर सैलरी यू इन्वेस्ट इन इट। इवन फॉर योर चिल्ड्रन यू मेक इट श्योर दैट यू आर इन्वेस्टिंग समथिंग इन देयर नेम, ईदर इट इज FD और समथिंग। FD आई नो इट इज़ नॉट गुड फॉर इन्फ्लेशन, लेकिन एटलीस्ट हम कुछ सेविंग कर रहे हैं ताकि वो उनके फ्यूचर में काम आए। सो ये तो हो गया हमारा बेनिफिट्स ऑफ इक्विटी। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन विद अदर इंस्ट्रूमेंट्स। अदर इंस्ट्रूमेंट मतलब सेविंग अकाउंट, FD, PF मतलब प्रोविडेंट फंड या पब्लिक प्रोविडेंट फंड, देन बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड भी दो तरह से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, फिजिकल गोल्ड में, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में, देन रियल एस्टेट, देन इक्विटी। देन क्राइटेरिया जो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं एनालिसिस के लिए, दैट इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मीन्स आपको सपोज पैसे की ज़रूरत पड़ गई, अर्जेंट ज़रूरत पड़ गई, तो आप उसको बाजार में बेच के पैसा ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। रिस्क, उसमें इन्वेस्टमेंट में रिस्क कितना है कि आपका पैसा डूबेगा तो कितने चांसेस है कि आपका 100 रुपये का 10 रुपये रह जाए। रिटर्न मतलब क्या आपको रिटर्न मिल रहा है। देन टैक्स बेनिफिट्स, उस इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉफिट है उसमें आपको कुछ टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर मैं सेविंग अकाउंट की बात करूँ तो लिक्विडिटी हाई है, आप जब चाहे बैंक में से पैसा निकाल सकते हैं। रिस्क कम है, कोई आपका पैसा लेके नहीं जाने वाला। रिस्क है, बैंक डिफॉल्ट करता है, बट मोस्ट ऑफ द चांसेस कि आपका कोई रिस्क नहीं है। देन रिटर्न इज अराउंड 2.5 to 3.5%। टैक्स बेनिफिट, नो टैक्स बेनिफिट, आपका TDS कटता है, टैक्स डिडक्टेड सोर्स। देन FD लो लिक्विडिटी, आपका 5 साल के लिए पैसा बंद है, उसमें नहीं निकाल सकते उससे पहले। रिस्क, अगेन रिस्क लो है क्योंकि बैंक के पास आप पैसा जमा करा रहे हैं। रिटर्न सेविंग अकाउंट से थोड़ा ज़्यादा होता है, बट स्टिल इट कैन नॉट बीट द इन्फ्लेशन, अराउंड 5 to 6% का रिटर्न मिलता है। एंड दैट टू FDs डिपेंड कि इतना रिटर्न दे रहे हैं आपको। आप 2 साल का FD करा रहे हैं, आपको 4% मिलेगा। आप 5 साल का करा रहे हैं, आपको 5% मिलेगा। 10 साल का करा रहे हैं, 7% मिलेगा। देन टैक्स बेनिफिट होता है इसमें सेक्शन 80C के अंदर अप टू 1.5 लाख। नॉट फॉर एवरी FD, हर FD के लिए नहीं होता, कुछ FDs के लिए होता है। प्रोविडेंट फंड, लिक्विडिटी लो होती है, इसमें आपको रूल्स होते हैं कि आप PF के अगेंस्ट में लोन फॉर सर्टेन सिचुएशंस ले सकते हैं। PF में से आप सपोज शादी, फॉर चाइल्ड्स एजुकेशन, समथिंग लाइक दैट, आप उसमें से कुछ कंडीशंस पे पैसा निकाल सकते हैं। देन रिटर्न इसका 7 to 8% हो रहा है, बट कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। एक टाइम था जब इसका रिटर्न अराउंड 10% हुआ करता था, आज ये 7.7 समथिंग है। देन टैक्स बेनिफिट्स अप टू 1.5 lakhs अगेन। देन बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, लिक्विडिटी मॉडरेट होती है, मतलब कि बॉन्ड टाइम बाउंड बॉन्ड होते हैं कि आपको 2 साल के बाद 5 साल के बाद पैसा मिलेगा, लेकिन इनको कई बार हम ट्रेड करके, लिक्विडिटी मॉडरेट होती है, इसको कम ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ट्रेड करके आप पैसा ले सकते हैं। रिस्क इसमें कम होती है, लेकिन स्टिल रिस्क होती है, और इसका रिटर्न डिपेंड करता है कि आप किस तरह के बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप लो रिस्क बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको रिटर्न भी कम मिलेगा, हाई रिस्क बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिटर्न भी हाई मिलेगा। तो क्वालिटी ऑफ बॉन्ड डिसाइड्स द रिटर्न। अगेन टैक्स बेनिफिट नहीं होते इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस। फिजिकल गोल्ड में लिक्विडिटी हाई होती है, आप कल को चाहो तो कल को मार्केट में जाके बेच के आ जाओ, लेकिन सपोज आपने खरीदा 50,000 पर 10 ग्राम्स में और आज रेट है 35,000, आप बेचेंगे? नहीं बेचेंगे ना। तो दैट इज़ वाई मैंने लिखा हुआ है रिटर्न्स आर अनसर्टेन, रिस्क इज हाई। गोल्ड प्राइस में फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं तो हाई रिस्क। टैक्स बेनिफिट कुछ नहीं होता है इसका। सॉवरेन बॉन्ड्स, दूसरे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड को परचेस करने का ही दूसरा तरीका है, बट इसमें आपको फिजिकल गोल्ड नहीं मिलता। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स यू बॉन्ड्स, तो इसमें लिक्विडिटी मॉडरेट होती है, अगेन इसको ट्रेड किया जा सकता है। रिस्क भी मॉडरेट होती है क्योंकि गोल्ड प्राइस सॉवरेन बॉन्ड का प्राइस डिसाइड करता है, बट इसमें एक्चुअल एक बेनिफिट जो है वो 2.5% एनुअल रिटर्न का बेनिफिट है। आई नो ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता, बट स्टिल फिजिकल गोल्ड की तुलना में ये आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ सर्टेनिटी देता है। देन टैक्स बेनिफिट भी इसमें है कि इसमें रिटर्न्स है वो टैक्स एग्जेम्प्टेड। रियल एस्टेट, अगेन हमारा जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है वो यही बोलता है कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, रियल एस्टेट में लाओ, रियल एस्टेट में पैसा 10 साल में डबल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो एक टाइम था जब उतना डेवलपमेंट हो रहा था सिटीज़ का, तो रियल एस्टेट का रेट उतना बढ़ रहा था, बट अभी एक्चुअली इतना बढ़ चुका है तो उतना स्कोप नहीं है। बट स्टिल रियल एस्टेट में पैसा लगाना वो लोग पसंद करते हैं जिनका ब्लैक मनी होता है। वाइट मनी वाला लोग जनरली दे रिफ्रेन फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट। तो लिक्विडिटी इज वेरी लो। आप ऐसा नहीं है कि आपने आज घर खरीदा, आपको 1 साल बाद पैसे की जरूरत पड़ी तो आप तुरंत जाके बेच गए, उसमें आपको पता भी नहीं बिकेगा नहीं बिकेगा, कब बिकेगा, कैसे बिकेगा। रिस्क इज वेरी हाई।
एंड अगेन उसमें दूसरी तरह का रिस्क भी है, हमारे यहाँ लैंड माफिया है, कई तरह की चीज़ें हैं। रिटर्न इज अनसर्टेन है, किसी को नहीं पता कि आपको कितना पैसा मिलेगा, मतलब हो सकता है कि डबल भी मिल जाए, हो सकता है कि कम भी रह जाए उसकी वैल्यू, टैक्स बेनिफिट्स कुछ भी नहीं है। देन इक्विटी मैंने अभी आपको पूरा आपके साथ डिस्कस करा है। इक्विटी में लिक्विडिटी हाई होती है, कभी भी आप ट्रेड करके पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ रिस्क बहुत हाई है इसमें। सपोज 2008 में जो रिसेशन आया था उसमें अप टू 70% प्राइस गिर गए थे। आपने सपोज 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे, आपका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रह गई 30,000 और आपको अभी पैसे की अर्जेंट ज़रूरत है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? इसलिए इसको बहुत रिस्की बोलते हैं। लेकिन अगेन इन्वेस्टमेंट करने के दौरान आप जब डिसीजन लेते हैं मेरे को इतना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो ये सोच समझ के डिसीजन लिया जाता है कि अगर आपको इमीडिएट रिक्वायरमेंट है पैसे की, अगर आपके पास इमीडिएट कोई फंड नहीं है, तो उसके लिए आप उसको इक्विटी में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, उसको आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स में करते हैं, हाईली लिक्विड फंड्स में करते हैं। वो मैं आगे के वीडियोस में और एक्सप्लेन करूंगा, बट इधर खाली इतना समझ लीजिए कि उसमें हाई रिस्क है, इक्विटी में रिटर्न भी हाई है, रिस्क भी हाई है। इसमें रिटर्न भी दो तरह के होता है, डिविडेंड वाला रिटर्न जिसको पैसिव रिटर्न बोलते हैं, कैपिटल गेन जो कंटिन्यूसली बढ़ते रहते हैं। टैक्स बेनिफिट इसमें होते हैं, सब म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ELSS जैसे मैंने आपको बताया था अभी, उसमें अप टू 1.5 लाख अंडर सेक्शन 80C आपको एग्जेम्पशन मिलता है। प्लस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स LTCG में आपका रिटर्न का अप टू 1 लाख रुपीज इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेशन। आई थिंक अप टू 2018 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स वॉज कम्प्लीटली टैक्स एग्जेम्प्टेड, लेकिन अभी आफ्टर 2018 बजट ये 1 लाख का लिमिट कर दिया है, उसके बाद आपको टैक्स देना होगा, बट दैट इज ओनली 10%। सपोज आपका इनकम टैक्स स्लैब है 30%, लेकिन आपको ये कैपिटल गेन पे देना होगा खाली 10%। सो दैट इज वेरी बेनिफिशियल। सो आई होप आपको कुछ इनसाइट्स मिले होंगे इक्विटी इन्वेस्टमेंट में इस वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।